नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावी नतीजों के विश्लेषण के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हरियाणा नतीजे भाजपा को उत्साहित कर रहे हैं। बीजेपी को उत्साहित होने का पूरा हक भी है और मौका भी, पर सवाल है कि क्या कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन मौजूदा आकलन बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजों से बीजेपी ज्यादा उत्साहित है और उसे और भी खुश होना चाहिए। जम्मू को छोड़ दे तो कश्मीर इलाके में 98% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जम्मू में हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम भी हैं। जितनी सीटें बीजेपी सिर्फ जम्मू इलाके से जीत सकती थी, जीत ली गई। हालांकि पिछले चुनावों से कम है पर पर्याप्त है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट सिद्ध कर रहे हैं कि मुस्लिम समग्र रूप से बीजेपी को नापसंद करता है। नतीजों में समझ आता है मुसलमानों के मन में बीजेपी के प्रति गहरी घृणा छुपी है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान मतदाता इकट्ठा हुए पीडीपी को अछूत बताया। पीडीपी ने एक बार बीजेपी के साथ सरकार क्या बनाई, 2024 के नतीजों में मुसलमानों ने उसे भी बुरी तरीके से नकार दिया। महबूबा मुफ्ती को अब आगे की राजनीति करनी होगी तो और जहरीला बनना पड़ेगा। वे अभी भी पर्याप्त जहरीली हैं, परंतु उनका वोटर इतने जहर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा। उन्हें भारत के विरुद्ध अब अब्दुल्ला परिवार की तरह बात करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर में मुसलमान इकट्ठा होकर बीजेपी को हराने के लिए खड़े होते हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड में हिंदू भी ऐसा कर सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है। हालांकि यह सवाल जवाब का मोहताज नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी हिंदू होने के नाते वोट नहीं देते। मुसलमान कभी मुसलमान होने के अलावा किसी और मुद्दे पर वोट नहीं देते हैं। 2021 से 2024 अक्टूबर तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मिलाकर देखें तो 26 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव हुए। इसमें से भाजपा ने 15 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव जीता। कांग्रेस 4 विधानसभा अपने दम पर और 2 विधानसभा में सहयोगी के रूप में सरकार बनाने में कामयाब रही। मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का प्रभाव हिंदुओं के वोटरों पर भी पड़ने लगा है। बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो अब वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा दिखने लगा है। 2021 की बात करें तो 2021 में बंगाल के चुनावों में ऐसा नरेशन सेट किया गया कि मुस्लिम एक हो जाएं तो भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, और हुआ भी ऐसा ही। अन्य क्षेत्रीय दलों ने जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने अपने बूते चुनाव जीते हैं। यहाँ कांग्रेस शामिल नहीं थी। 2021 में माना गया कि मुस्लिम अगर एक हो जाएं और भाजपा के खिलाफ आ जाएं तो इसमें बड़ा फायदा हो सकता है। प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट का भी मानना यही था। उन्होंने अपना एक वीडियो लीक करवाया जिसमें वे कह रहे थे कि भाजपा जीत रही है। इस ऑडियो क्लिप ने मुसलमानों को और ज्यादा एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। तब मुसलमानों ने बंगाल में मस्जिदों, सभाओं, समाज की बैठकों में आंतरिक चर्चा गर्म कर दी। बंगाल में मुसलमानों को एक होना होगा, ऐसे संदेश सोशल मीडिया पर चल निकले और आखिर में हुआ भी यही। एक प्रभावशाली मजार के अगुवा रहे आईएसएफ यानी इस्लामिक सेकुलर फ्रंट को भी मुसलमानों ने तमाम प्रभाव और प्रयास के बावजूद नकार दिया, क्योंकि मुस्लिमों के जहन में यह बैठाया गया कि बीजेपी को जो हरा सके वोट उसी को देना है। ये हाल केवल बंगाल का नहीं है, ऐसी कोशिशें बिहार में भी की गई, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। आपको बता दें कि 2020 में बिहार में भी यही प्रयोग हुआ, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। वहां ओवैसी की पार्टी एआईएम ने शोर मचाया, मुसलमानों को अपने पाले में खींचा, लेकिन हुआ फेल। मुसलमानों ने राजद के साथ जाना पसंद किया। लालू यादव वाली पार्टी को उन्होंने ज्यादा अपने हिसाब से मुनासिब समझा। नतीजे में राजद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। बीजेपी ने सरकार बना ली। ज्यादा सीटें होते हुए भी महाराष्ट्र की तरह अपने साथी जेडीयू को सीएम बनाया, चूंकि चुनावी वादा भी था।
अब नफरती नतीजों का असर हिंदू वोटरों पर भी दिखने लगा है और बीजेपी के लिए भी एक सबक है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये सबक उन नफरती वोटरों के लिए भी कितना बड़ा सबक है, आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ तो हालात हो सकता है बिगड़े। जाहिर ऐसे में हिंदू रिटेलिएट करेगा, ऐसा कहना हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पोलराइजेशन महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र झारखंड की तुलना में एक राष्ट्रवादी सोच वाला राज्य है। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा इस तथ्य को लेकर पब्लिक में जाएगी ही जाएगी। निजी तौर पर माना जा रहा है कि चुनाव का आधार कौम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कौम या धर्म चुनने का आधार हो तो भी दूसरी कौमों को इसे अपनाना नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रश्न जीवन मरण का तक आ जाए तो फिर दूसरी कौमों को भी अपना चयन का आधार कौम के आधार पर ही करना होगा, अन्यथा वे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की एक तरफा और भाजपा के विरुद्ध वोटिंग का असर महाराष्ट्र चुनाव में भी पड़ना तय है। झारखंड में भी पड़ेगा, हालांकि इसका असर कम दिखाई दे सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पिछड़कर भी अपनी राजनीतिक विरासत बढ़ाने में कामयाब रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जिस तरह के नफरती वोट डाले जा रहे हैं उसका रिएक्शन आया तो क्या प्रभाव पड़ेंगे सामाजिक ताने बाने पे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश एक स्वतंत्र विचारों का देश था और इस देश के अंदर हर वर्ग एक दूसरे की इज्जत करता था और करता है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की सभ्यता रही है, गंगा जमनी तहजीब रही है। लेकिन अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन चुनावों में देखा गया है सीधे सीधे तौर पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर हिंदू और मुसलमान डिवाइड हुए हैं। यानी क्लियर कट दिखाया गया कि हम घाटी में लोगों ने, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना ही एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका जवाब जो है हिंदुओं ने ओपनली दिया है वो है जम्मू में। जम्मू के अंदर जो स्थिति थी वो कांग्रेस की भी उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि कहा जाता रहा है कि जम्मू जो एरिया है उस एरिया के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी पहले मिला करती थी या जितनी पॉपुलरिटी कांग्रेस की थी। लेकिन उसी जगह देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो नीति थी उन लोगों ने अपना वोट ले लिया और ये भी दर्शाया गया पीडीपी जो अपने को समझती थी कि मैं सेकुलर पार्टी के साथ हूँ, लेकिन थी तो आतंकवादी गठबंधन पार्टी। उसमें आपने देखा कि उसने बीजेपी के साथ सपोर्ट तो किया, लेकिन अब की बार बीजेपी को सपोर्ट करने का उसको नतीजा ये मिला कि उसको लोगों ने कश्मीर में बिल्कुल साफ कर दिया और वो सिकुड़ के रह गई। उसकी भी बड़ी मुसीबत हो गई ना। तो पार्लियामेंट मोहम्मद अमीन साहब, इस बात आपकी ही बात को अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब साफ है कि मुस्लिमों के अंदर जो नफरत है वो बीजेपी को लेकर है। बीजेपी का जो भी साथ देगा उसको मुस्लिम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर यही हाल मान लिया जाए और इन नतीजों को मान लिया जाए मुस्लिमों की मानसिकता, तो इसका मतलब साफ है कि वह हिंदू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। घाटी में खासकर ऐसी परिस्थितियां कश्मीर घाटी के निवासियों को किस ओर ले जाएंगी? मैं समझता हूँ अगर इस तरह की उन्होंने हरकत की है, देश के अंदर हमारा जो डेवलपमेंट और सभी स्कीमें चल रही हैं उसमें वो पिछड़ जाएंगे। और जहाँ पिछड़े इससे पहले थे 70 सालों में, मैं समझता हूँ कि अभी वो पिछड़ेपन का ही शिकार रहेंगे और न ही वो डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कमजोर होती है और उनका जो विचार आचार है वो नहीं मेल खाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम से दूर हो जाएंगे और वही अपनी कुंद राजनीति का हिस्सा बनेंगे और एक अपने कास्ट के लिए ही कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर भारत सरकार भी, मुझे लगता है कि अपनी ओर से। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद है। तनुज जी, मोहम्मद अमीन जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों को मुसलमान वर्ग क्यों नहीं अपने नेता के तौर पे स्वीकार करता है, चुनता है? ऐसा अगर होता, चुनना चाहता तो हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिमों को टिकट दिया, दोनों ही चुनाव हार गए, हालांकि वो पहले विधायक रह चुके थे।
लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति में मुस्लिम समुदाय की क्या मानसिकता है, वह किस ओर जाना चाहता है, खुद को किस लीडर के अंतर्गत अपने आप को डेवलप करना चाहता है? तनुज जी। देखिए प्रसून जी, मुझे ये लगता है कि यहाँ सोच भी मायने रखती है और साथ साथ जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सीटें लेके आई है 30, कि मेरे हिसाब से फिर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विपक्ष के रूप में बहुत मजबूत विपक्ष है। और आप ये देखिए, अगर 2014 का आखिरी चुनाव जम्मू और कश्मीर का याद किया जाए तो उसमें 25 सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। ऐसे में मैं ये कहूंगा कि 370 धारा, आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद में भी जो जम्मू कश्मीर के हालात भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो ये दिखाते हैं कि कितने भी वहां पर जो अलगाववादी दल हो या इस तरीके की कट्टरवादी सोच के लोग हों, चाहे कितने भी धर्म परिपेक्ष करने वाली समुदाय हो, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में बीजेपी का 30 सीटों के साथ में मजबूत विपक्ष में बने रहना ये दर्शाता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी अपनी नहीं, हम उस मानसिकता को समझना चाह रहे हैं तनुज दीक्षित जी। 29 सीटें जीती है, लेकिन दिक्कत इतनी है केवल कि अगर बीजेपी घाटी से भी 2-4 सीटें भी पा जाती तो लगता कि चलिए ठीक है, आपकी मेरिट पे मिल रहा है। लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं, जम्मू में बीजेपी दिख रही है, घाटी में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस दिख रही है, और पीडीपी जो एक समय सरकार बना रही थी उसको इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा कि उसको पार्टी ही 2-3 सीटों पर सिमट के रह गई। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए पीडीपी का जो गठबंधन था वो पिछली मर्तबा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, और बीजेपी के साथ में जो गठबंधन होने की वजह से पीडीपी को भी लॉस हुआ और बीजेपी को भी यहाँ जो अभी कमी हम देख रहे हैं सीटों में, वो बीजेपी को भी एक तरीके से क्षति है। अगर कहीं ना कहीं गठबंधन पहले नहीं हुआ होता तो आज समीकरण कुछ और होते हैं। वहीं हम बात करें जो जम्मू डिवीजन में बीजेपी की सीटें ज्यादा और कश्मीर घाटी में जो कम है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी भी प्रसून जी, हमको ये पता है कि टोटल 119 सीटें हैं, जो कि जिसमें से लगभग 90 सीटों पर तो चुनाव हुए हैं, लेकिन बची हुई जो सीटें हैं 29, उनके वो सीटें जो है पाकिस्तान के कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और ऐसे में 5 मनोनीत सदस्य भी जो है बनाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी विधायक ही कहलाएंगे। और बची हुई जो 24 सीटें हैं उसके ऊपर भी एक प्रश्न है। तो देखिए, हम लोग काफी प्रयास करते हैं, जैसे कि इस बार चुनाव के पहले भारत के गृह मंत्री भी ये दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार जम्मू और कश्मीर में फॉर्म होती है तो निश्चित रूप से पीओके जो है वो भारत का वापस से अभिन्न अंग था, वो वापस से बनेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे लेकिन बनेगा, लेकिन जिस तरीके के मतदाताओं का रुझान है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं का, वह तुष्टीकरण की ओर इशारा करता है। धर्म के आधार पर वोट डालने की बात स्वीकार अब कर लेनी ही होगी। लेकिन अगर यही ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में दिखता है, जो कि राष्ट्रवादी सोच वाला राज्य माना जाता रहा है, तो वहां क्या लगता है कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ? तनुज जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस की रणनीतियां, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये लड़ना बंद करना पड़ेगा, वरना जो हाल हरियाणा के चुनाव में परिणाम हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस महज 6-7 सीटों पर सिमट करके रह गई है। प्रसून जी, ये एक बहुत चिंता की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक दल जो इतनी सारी उसमें गतिविधियां, हरियाणा में इतने मुद्दे उठाए थे। चिंता की बात ये नहीं है कि कांग्रेस 6 सीटों पे सिमट गई या 8 सीटों पे। चिंता की बात यह है कि जिस सामाजिक ताने बाने की बात डॉक्टर मोहम्मद अमीन कह रहे हैं, उससे राजनीतिक दल अपनी सियासत को चमकाने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब, और इसी कांग्रेस पे इनकी यही राजनीति भारी पड़ेगी अगर महाराष्ट्र में चुनाव होता है। और जो आज के हालात दिख रहे हैं, क्या हरियाणा वाले रिजल्ट रिपीट हो जाएंगे महाराष्ट्र में? देखिए, जो पार्लियामेंट का एक रुझान होता है और एक उठान होता है। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था रिजर्वेशन का, उस रिजर्वेशन को लेके वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ी और संविधान की बात की, और उसने हर जगह यही प्रचार और प्रसार किया
कि अगर ये बीजेपी आ जाएगी 400 के पास तो उसमें समझिए कि आपका संविधान में परिवर्तन करेगी, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यही मुद्दा लेके अभी रिसेंटली वो 2 स्टेट में गई, कश्मीर में और साथ में आपके हरियाणा में। तो हरियाणा में वहां पे हरिजनों ने साथ नहीं दिया, उनका रिजर्व सीट वालों ने बिल्कुल डिवाइड नहीं किया, वो उन्होंने बीजेपी को छोड़ा नहीं और बीजेपी के साथ जुड़े रहे। अगर यही हाल रहा तो वहां भी एससी और एसटी की सीटें हैं जो हमेशा इनके साथ थी और कोशिश यही की कि ये कांग्रेस के साथ आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब की बार इस तरीके से कांग्रेस को सफलता वहां और झारखंड की बात, झारखंड में उनको मिल सकेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि सक्सेस को वो पा सकेंगे, क्योंकि अब जनता धीरे धीरे समझ जाती है। और ये जो ट्वीट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का जो लेक्चर था कल का उनका, उन्होंने जिस तरह से बातें की, जिस तरह से उन्होंने बताया और समझाया और जो दिया है जनता को वो दिखता है, जो स्कीमें दिखती हैं। प्रधानमंत्री की 3 ऐसी बातें जिसे एक संदेश के तौर पे माना जा सकता है। मोहम्मद अमीन साहब, आपने क्या समझा? देखिए, उन्होंने एक ही बात कही कि हम पिछड़े और महिलाओं के लिए और पीछे अति पिछड़े लोगों के लिए यानी एससी एसटी और महिलाओं के लिए हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं और हमने किया है और हम आगे भी करेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे इस बात के लिए। और दुनिया जो कहती है उस पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसका नतीजा है कि आज हमको जो वोट मिले हैं, मुझे लगता है भविष्य में भी जनता हमारे साथ रहेगी। चलिए, भविष्य में हमारे साथ जनता रहेगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, जिसके बारे में कयासबाजी लगाई जा रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर हार कर भी जीत गई है। चूंकि जम्मू कश्मीर में जो हार हुई है वह मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटरों के नफरत के कारण हुई है, जिसमें बीजेपी का कश्मीर घाटी में सफाया हो गया है। लेकिन उसका असर यह देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में इसका लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चूंकि अभी से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी गठबंधन वाली सत्ता खो देगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के रिजल्ट आए हैं उससे साफ है कि हिंदू वोटरों का भी तुष्टीकरण शुरू हो गया है। हिंदू वोटर भी अब एक तरफा वोट करने लगे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन और तनुज दीक्षित, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, इस तरह से आपको क्या लगता है, सत्ता और सियासत क्या देश के हित में है या नुकसान पहुंचा रही है? अगर नुकसान पहुंचा रही है तो इसे कैसे बदला जाए? देखिए, राजनीति के अंदर सियासत तो होती रहती है और नुकसान की बात है तो नुकसान जनता खुद डिसाइड कर रही है कि उन्हें अपने राज्य में फायदा करना है या नुकसान करना है। ये तो एक अपने डिसीजन वोटिंग राइट से, चुनाव के परिणामों से हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। पर जो नजदीक में 2 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में और वहीं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इस समय त्रिकोणीय सरकार है। तो देखना ये होगा कि क्या अब जो है महाराष्ट्र के अंदर महाअघाड़ी का जो है वर्चस्व कायम रहेगा या महाअघाड़ी को छोड़ करके जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना गुट एक बनाया है इस पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से, ये ज्यादा हावी होगा या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपना परफॉर्मेंस अलग तरीके से करके महाराष्ट्र की सत्ता को आगे ले जाएंगे, या गठबंधन सरकार होगी या नहीं? गठबंधन सरकार होगी या नहीं होगी, विषय ये नहीं है। विषय ये है जिस तरह के तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है, कांग्रेस खेल रही है या बाकी विपक्षी दल खेल रहे हैं, अभी तक इस खेल से हिंदू वोटर अप्रभावित दिखते थे। वह विकास के नाम पे वोट देते थे, देश की समस्याओं के नाम पे वोट देते थे, देश को आगे ले जाने वालों को वोट देते थे और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को माना जाता था, देते थे। हालांकि राष्ट्रवाद उनके दायरे में सबसे आखिरी पे दिखता था, लेकिन अब यही राष्ट्रवाद सबसे नंबर 1 के पैमाने पे आ चुका है। और ये राष्ट्रवाद का पैमाना इसलिए भी खतरनाक हो जाता है जब ये देख लिया जाए कि एक कम्युनिटी के खिलाफ हम वोट कर रहे हैं और पूरा एक समूह, एक समुदाय, एक धर्म अब उसी तरीके से वोटिंग करने लगा है।
तो यह कितना खतरनाक है, चर्चा का विषय यही है तनुज जी, और तो इससे वाकई में ये कैसे निपटा हानिकारक जाए। है। जी, ये हानिकारक है क्योंकि निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता, ऐसे विचार निश्चित रूप से परिणाम खराब ही देंगे, गंभीर परिणाम है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप पार्टी के प्रति सोचते हैं, अपने वोटिंग राइट्स के प्रति सोचते हैं, वैसे ही देश के विकास के लिए भी सोचना, देश के हित में भी सोचना और सबको एक समान सोचने की बहुत आवश्यकता है प्रसन्न जी। वरना चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या अन्य कोई भी राज्य जहाँ चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में स्थितियां, जो हालात सुधर सकते हैं, सुधरना चाहिए, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीजें जो है तनुज जी आप अब बहुत सही मुद्दे पे आ चुके हैं, खुल के बोलिएगा, एकदम मन खोल के बोलिए। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर, हिंदू समुदाय के ऊपर या नेताओं के ऊपर? मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी नेताओं के ऊपर है। जिस तरीके से बयानबाजी करके अलग अलग तरीके से चीजों को डाइवर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको डाइवर्शन ना करें। अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं कि आज ये करवाते हैं, आज ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। बेहतर ये है, मिसगाइड करने से बेहतर ये है कि लोगों को अपने राइट्स का, उनकी पसंद से उनका उपयोग करने दें मतदान के समय। उनको प्रलोभन में किसी और तरीके से ऐसा मिसगाइड नहीं करें जिससे कि वो अपनी दिशा भटक कर एक तरफा सोचे। और ये एक तरफा सोच देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए नुकसानदायक है, आने वाले पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक है। ये समझना होगा और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में रोकथाम करने की सख्त आवश्यकता है प्रसन्न जी। सख्त आवश्यकता है, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब ये करेगा कौन, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये प्रसन्न जी, ये देश हित में अच्छा नहीं है ये जो डिवीजन हो रहा है जातिवाद का, बल्कि देश सर्वोपरि है। ये तो मोहम्मद अमीन साहब, ये तो दुनिया देख रही है, देश के मुस्लिम देख रहे हैं, देश के हिंदू देख रहे हैं कि जब जब नफरत की आग फैलती है तो उसमें अपना घर पहले जलता है। सीरिया की बात कर ली जाए, गाजा की बात कर ली जाए, फिलिस्तीन की बात कर ली जाए, अजरबैजान की बात कर ली जाए या अभी लेबनान की बात कर ली जाए, जिसने भी नफरत फैलाई है अपना घर पहले जलाया है। क्या यहाँ के मुस्लिम इस नफरती आग की विविधता को नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ सब रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है और दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि देश हित में समन्वय पैदा करें, देश की बात करें, देश को सर्वोपरि रखें, उसके बाद वो अपना हित रखें। अपने हितों के लिए अगर देश को इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देश इसके लिए उचित नहीं है। ये देश हित के लिए उचित नहीं है या किसी भी धर्म वाले लोगों के लिए? दोनों के लिए डॉक्टर साहब, दोनों के लिए ही है, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। हम क्लियर कर कहे हैं, देश और समाज दोनों के हित में उचित नहीं है और ये अच्छा नहीं है। हमारा देश हमेशा दुनिया में जाना जाता रहा है एकता के लिए, समाज में एकता रहने के लिए, शांति के लिए। चलिए मोहम्मद अमीन साहब, आखिरी बार पूछ लेता हूँ, क्या जो कश्मीर घाटी में हुआ वही घटना महाराष्ट्र में और झारखंड में भी दोहराई जा सकती है, यानी नफरती वोट एक तरफा पड़ेंगे? अगर ये नफरती वोटिंग होती है तो देश के लिए उचित नहीं, लेकिन हाँ लोग कोशिश करेंगे कि उनको डिवाइड करें। चलिए तनुज दीक्षित, आपका क्या आकलन है, अगर ऐसा होता है तो किसको नुकसान, किसको फायदा, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जो भाजपा से हटकर के दल है, चाहे महाअघाड़ी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्हीं को फायदा होगा। लेकिन मुझे एक चीज और भी लगती है कि अब बीजेपी को एक नए तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को लिया, जिस तरीके से हरियाणा को लिया, झारखंड को भी एक अलग तरीके से फॉर्मूला और वहीं के वहीं महाराष्ट्र के लिए भी एक अलग से रणनीति और बेहतर रणनीति तैयार करने की सख्त आवश्यकताएं हैं। खास करके जब टिकट वितरण का मंथन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, तब बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा मंथन देश की एकता, देश के उस ताने बाने को बचाने की है जिसमें आम शहरी, आम नागरिक अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहता है, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहता है। इस ताने बाने को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है और लोगों की भी है, नेताओं से ज्यादा लोगों की है कि इन नेताओं की मंशा को समझे। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े रहे, अपने विचार रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।